आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम लोग 3 जून और 4 जून दोनों के ही करंट अफेयर एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्टिंग के हाफ पार्ट में 3 जून तक के सारे हैं और हाफ पार्ट में 4 जून तक के सारे हैं। इनसाइड की पिछले जस्ट जो भी मंथ 14 महीना भी गुजरा है मई, उसकी मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुकी है। एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा पार्ट अभी आ जाएगा, इस वीडियो के थोड़ी देर बाद ही आ जाएगा। और विजन का जो था मंथली कंपाइलेशन अप्रैल वाला, उसका लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा, इकॉनमी वाला। और करंट अफेयर्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला था, वो भी बहुत जल्दी आ रही है। आप लोग देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कुछ इंप्रूवमेंट करनी है। वॉइस के ऊपर काफ़ी लोग बता रहे थे, पहले वाली वीडियो में बहुत सारे कंप्लेंट्स आई थी। अब तो रिसेंटली मुझे नहीं आ रही कोई कंप्लेंट, बट स्टिल अगर कुछ वॉइस में दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। मैं फिर मंगा लेता हूँ माइक। वैसे तो मैं हेडफोन जो होता है अपना नॉर्मल ईयरफोन, उसी से यूज़ करता हूँ, उसी से रिकॉर्डिंग करता हूँ। जनरली मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रात के टाइम रिकॉर्डिंग करूँ। जैसे अभी जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी रात को ही चल रही है। फोर्थ वाली इसके बाद ही ऐड होगी ना, रात को ही ऐड होके रात को ही रिकॉर्ड होके ऐड होगी साथ में। तो कोशिश करता हूँ रात को साइलेंट रहे। एक्चुअली दोनों के दोनों साथ में इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा ट्रैवल वगैरह का काम हो गया था दिन भर में, टाइम नहीं लग पाया फुल डे, तो इसलिए। और मेरी पढ़ाई भी चल रही है अलग से, एक दूसरे एग्ज़ाम की पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ में। तो नेवर माइंड, हम लोग टॉपिक सारे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इस वाले सीरीज़ के अंदर नीचे ये टॉपिक कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं मे बी, ठीक है, लेकिन समझाए मैंने सारे हैं कंप्लीट सारे। कभी ये मत सोचना कि यार बीच वाला एक टॉपिक वो आना था, वो रह गया और दूसरा आ गया है। तो पहला है हमारा निसर्ग साइक्लोन, सन्स कोरोना, वन नेशन वन राशन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक इंसेंटिव, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ओटीटी। सारे के सारे सीक्वेंस शायद बीच में ऊपर नीचे हो गई एडिटिंग के टाइम पे, तो आप लोग उसका ध्यान रख लीजिएगा। रेस्ट ऑल इज़ फाइन। साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्ग जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, पहली बात तो साइक्लोन के ऊपर ना 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में 2013 और 14 में आ चुके हैं। पहला तो आया था उस टाइम पर कोई पी नाम से ना, कोई प्रीलिम्स में वो आया था कोई साइक्लोन। मेरे को याद है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब रीड किए थे तो उसमें था। तो उसके साथ में एक पार्ट तो ये था। दूसरा पार्ट ये था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं? देखो, ये अर्थ होती है, इस बीच में इक्वेटर होता है, ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों के बीच में जो भी वो पड़ता है ना रीजन, वहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इसके बियॉन्ड जो दोनों साइड में जो साइक्लोन आते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। दोनों के फॉर्म होने का ना तरीका बहुत डिफरेंट होता है। शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना बीच वाले, इनका फॉर्मेशन के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो प्लस में हीट जो होती है, ओशन के सरफेस के ऊपर जो हीट होता है, टेम्परेचर होता है, वो बहुत इंपैक्ट करता है। वो बहुत मेजर रीजन्स होते हैं उसके फॉर्मेशन के। लेकिन जो ऊपर टेम्परेट होते हैं, पोलर साइड की तरफ जो होते हैं, टेम्परेट रीजन में जो होते हैं, उनके अंदर ये नहीं फ़र्क पड़ता। उसमें क्या होता है कि पोलर रीजन से जो विंड का जो एयर का जो मास आ रहा होता है वो, प्लस में ट्रॉपिकल से जो एयर का मास आ रहा होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। पोलर साइड से कोल्ड एयर का मास आता है, और सेंटर इक्वेटर से ट्रॉपिकल की साइड से हॉट एयर का मास जाता है। इन दोनों के मिलने के कारण वहाँ पर टेम्परेट रीजन में साइक्लोन फॉर्म होते हैं। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। एक क्वेश्चन मेंस में ये भी आ चुका है कि जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, ये साउथ चाइना सी के रीजन में प्लस बे ऑफ बंगाल और इन सब एरिया में क्यों फॉर्म करते हैं। निसर्ग के बारे में आपको बताता हूँ। उसको बांग्लादेश ने इसका नाम सजेस्ट किया है, ठीक है। और ये जो निसर्ग वर्ड होता है इसका मतलब होता है नेचर और कॉस्मोस। अच्छा, एक बात आपको और बता देता हूँ साथ साथ अभी। ये सॉरी, गलत बना रहा हूँ। ये मैप है इंडिया का, ठीक है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, इसको मैं बॉब बोलता हूँ। और ये हमारा अरेबियन सी है, एएस, ठीक है। इंडिया के अंदर मेजरली जो वो देखे जाते हैं साइक्लोन्स होते हैं ना इंडिया की, अगर हम बात करें आईएमडी की बात करें तो वो बीओबी के अंदर ज़्यादा होते हैं। क्यों अरेबियन सी में इतने कम क्यों होते हैं? देखो, एक तो बे ऑफ बंगाल के जो सी ओशन सरफेस होता है ना, उसका टेम्परेचर हल्का सा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? अरेबियन सी वाले का ना एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। वहाँ पे लैंड सराउंडिंग जो है ना वो थोड़ा सा दूर, इस साइड में अफ्रीकन रीजन में, और ऊपर जो मिडिल ईस्ट का रीजन जाता है काफ़ी डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। लेकिन बे ऑफ बंगाल वाले की ना बिल्कुल पास पड़ जाती है दूसरी बाउंड्री। तो यहाँ पर लैंड मास ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर हीट जो होती है ज़्यादा होती है। लेकिन अरेबियन सी वाले में कम होती है। तो हीट एक बहुत मेजर फैक्टर होता है साइक्लोन के फॉर्मेशन का। फिर अरेबियन सी वाले जो फॉर्म होते हैं ना हमारे, वो जनरली उनकी मूवमेंट जो होती है, मैं आपको कलर चेंज करके एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। अरेबियन सी वालों की जो मूवमेंट होती है ना, वो जनरली इस तरीके से होती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल वालों की भी मूवमेंट इधर से होती है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। तभी हमारे उड़ीसा के ऊपर, कभी आंध्र प्रदेश वाले साइड, और इस बार ये वेस्ट बंगाल की तरफ चला गया था जो हमारा एम्फान आया था। जनरली उड़ीसा वाला एक रीजन होता है, वहाँ पर ज़्यादा आते हैं हमारे साइक्लोन्स, ठीक है। और इस साइड में ना यहाँ पर आते हैं अरेबियन सी वाले। वो इंडिया को बस हार्डली टच भी नहीं करते, बल्कि चले ही जाते हैं। और वो एक और ख़ास बात होती है कि ये अरेबियन सी वाले जो होते हैं ना नवंबर में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आते भी कहाँ हैं, लेकिन जो भी होते हैं नवंबर रीजन होता है। इस बार डिफरेंट ये हुआ है। पहली बात तो ये हुई है कि भैया एक तो ये इधर से आए हैं, ठीक है, इस वाले रीजन से आए हैं हमारे। रुक जाओ, मैं इसको इरेज तो कर दूँ।
एक तो इस वाले रीजन से यहाँ आ गए सीधे के सीधे, फिर कलर चेंज करके आपको समझाना पड़ेगा मुझे। इस रीजन से ये सीधे के सीधे महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट पे आ गए। सेकंड चीज़, नवंबर में आना चाहिए थे, जून में आ गए। तो ये एक डिफरेंट चीज़ हो रही है, क्लाइमेट के अंदर जो चेंज हुआ है उसके कारण हुआ है। अभी पिछले कुछ सालों से जो रिसर्च चल रही, 3-4 सालों से, एक रिसर्च में और ज़्यादा उसमें सच्चाई सामने आई है। साइंटिस्ट बोल रहे थे कि अरेबियन सी का भी जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो इस रीजन में भी जो साइक्लोन्स हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है अभी। देखो मैंने आपको बेसिक काफ़ी कुछ बता दिया है। इंडिया के अंदर जो साइक्लोन की नेमिंग वगैरह होती है ना, उसको कौन देखता है? उसको देखता है आईएमडी, ठीक है। आईएमडी वर्ल्ड के जो 6 मेजर रीजन्स होते हैं ना डब्ल्यूएमओ के अंडर, जो साइक्लोन्स की नेमिंग वगैरह करते हैं, उसमें आईएमडी वन ऑफ देम है। तो आईएमडी अपना और अपने आसपास की कंट्रीज़ का 13 कंट्रीज़ की एक लिस्ट होती है। 2018 तक ये 8 कंट्रीज़ हुआ करती थी, 2018 में 5 कंट्रीज़ और ऐड हो गई थी, तो 13 कंट्रीज़ है। 13 कंट्रीज़ मिलकर 13 नेम्स देती हैं, तो 169 नेम्स की एक लिस्ट बनती है। रिसेंटली हम लोगों ने डेली न्यूज़ में पढ़ा भी था, ठीक है। तो इस वाले का करंट का नाम जो निसर्ग दिया था, ये बांग्लादेश ने दिया था इसका नाम। ये महाराष्ट्र और गुजरात की कोस्ट के ऊपर आ रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट के अंदर ये कि भी कंडीशन बहुत फेवरेबल है कि जो साइक्लोन है, सी सरफेस की टेम्परेचर जो था 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक था। अच्छा, साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है? एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, ओशन के सरफेस पे अगर कुछ टेम्परेचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करने लग जाता है ना, यानी कि तकरीबन कुछ 2-3 सप्ताह, महीना भर तक रुक जाए, तो फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ से वाटर इवेपोरेट करके ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। और ऊपर वाटर जाएगा तो वहाँ से ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके उसमें ड्रॉपलेट्स वगैरह क्रिएट होंगे। ड्रॉपलेट्स क्रिएट होंगे तो वो फिर नीचे की तरफ आएंगे, तो उसमें हीट रिलीज़ होगी। हीट रिलीज़ होगी तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होता है तो विंड कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आसपास के रीजन में जहाँ हाई प्रेशर था वहाँ से इस लो प्रेशर में विंड आती है, और यहाँ पे फिर वो वर्ल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वर्ल मूवमेंट मतलब वर्लपूल वाली घुमावदार मूवमेंट, बस बन जाता साइक्लोन ऐसे कैसे। फिर ये सरफेस के ऊपर, लैंड के ऊपर आके आके क्यों बन जाता है? क्योंकि नीचे से मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है। तो साइक्लोन के लिए जो 2 मेजर इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं वो होती हैं, एक तो टेम्परेचर, दूसरा मॉइस्चर। बस इतना आपको ध्यान रहे। और ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, इसमें 12 घंटे की कुछ वार्निंग इन्होंने दी थी। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ विंड होती है, सर्कुलेट करती हैं, ये मैंने आपको बता दिया एक्चुअली, इसमें कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, ये कलर कोडिंग आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सुपर साइक्लोनिक के अंदर रेड कलर की कोडिंग होती है, 120 से ग्रेटर की स्पीड होती है। सुपर साइक्लोनिक हमारा एम्फान था, ठीक है। वेरी सीवियर होता है, उसकी येलो कलर की कोडिंग होती है, 64 से 119। सीवियर साइक्लोनिक होता है 48 से 63। अच्छा, 63 से ऊपर जो आता है ना, ध्यान रहे, 63 किलोमीटर से ऊपर का जो स्पीड का होता है उसी को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। उससे नीचे वाले को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम नहीं देते। साइक्लोन की फॉर्मेशन के अंदर इन्होंने एक्जैक्टली वही चीज़ें बता रखी जो मैंने आपको अभी बताई थी, फिर भी एक बार हम लोग रीड करके देख लेते हैं। साइक्ल ये फॉर्म होती है जब लो प्रेशर क्रिएट होता है और बहुत हाई स्पीड से विंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। फैक्टर जैसे कि विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे साइक्लोन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जो वाटर होता है वो हीट अप होकर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वेपर में चेंज हो जाता है। वेपर में चेंज होने के बाद वो दोबारा से लिक्विड बनकर रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे आता है। फिर जो हीट होती है वो रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब जो हीट रिलीज़ होती है ना वो वार्म कर देती है एयर को, जो एयर होती है वो राइज़ करती है, उसके कारण प्रेशर में ड्रॉप आता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। फिर जो आसपास की जो एयर होती है वो रश इन करती है, उसमें पास आती है, इससे साइकिल रिपीट होता रहता है, उसी को साइक्लोन बोलते हैं। क्या फास्ट मैंने समझाया ना? मेरे को भी लगा मैं कुछ ज़्यादा फास्ट भूल गया, पर ये वही चीज़ मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी थी। एडिशनल फैक्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि नेमिंग के लिए देखो, डब्ल्यूएमओ का नाम, डब्ल्यूएमओ को पता होना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर ना एक 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर आते हैं, ये आरएसएमसी, और 5 होते हैं टीसीडब्ल्यूसी। इसी के अंदर आईएमडी भी आता है। आईएमडी वन ऑफ द 6 आरएसएमसी होता है। इंडिया का जो वेदर ब्यूरो है ना, ये मैंडेट करता है कि इसकी ड्यूटी साइक्लोन वगैरह के ऊपर नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर और अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में जो भी हो रहा है उनका सबका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो आईएमडी हैंडल करता है। आसपास की कंट्रीज़ को भी नाम वगैरह देने का काम इंडिया का ही होता है, आईएमडी का ही होता है। आईएमडी ने अप्रैल के अंदर एक 13 कंट्रीज़ के साथ मिलके आईएमडी प्लस 12 कंट्री, टोटल 13 कंट्रीज ने लिस्ट रिलीज़ की थी। मैंने आपको बता दिया 169 नेम गए थे। पहले जो लिस्ट थी 8 कंट्रीज़ की लिस्ट थी, तो 8 कंट्रीज़ ने 8 नाम दिए थे, यानी 8 इंटू 8 64 नेम्स दिए थे। अगले आने वाले साइक्लोन के नाम होंगे गति, निवार, बुरेवी, तकुते, यास। अच्छा, एक बार जो नाम दे दिया जाता है ना वो नाम रिपीट नहीं होता बाद में, स्पेशली अगर कोई बहुत मेजर साइक्लोन होता है तो उसका नाम रिपीट नहीं होता है। ये छोटा मोटा कोई टुच्चे पुच्चे आते हैं ना, वो नाम आप बेशक रिपीट कर सकते हो फ्यूचर के अंदर कभी भी। सन्स कोरोना, साइंटिस्ट ने रिसेंटली कुछ डिस्कवर किए हैं, कुछ टाइनी फ्लैशेज हैं रेडियो लाइट के जो कि सन के चारों तरफ एमिनेट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे हेल्प मिलेगी कि जो लॉन्ग टर्म का कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम है ना जो पेंडिंग है अभी तक, उसके बारे में जानने में। ये जो डेटा कलेक्ट किया है ये मुर्चिसन वाइटफील्ड एरे रेडियो टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप ने डेटा कलेक्ट किया है। ये है क्या, जो रेडियो लाइट्स और सिग्नल्स हैं ना
उनको स्टडी के रिजल्ट से पता चलता है कि वो बीम है इलेक्ट्रॉन्स की जो कि एक्सेलरेट हुई हैं, जो मैग्नेटिक एक्सप्लोजन हुआ है सन के अंदर उसके कारण। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है टाइनी मैग्नेटिक एक्सप्लोजन्स का, जिसको ओरिजिनली हम बोलते हैं नैनो फ्लेयर्स। और ये जो एमिनेंट अमेरिकन सोलर एस्ट्रोफिजिस्ट थे यूजीन पार्कर, उन्होंने बताया था। रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि जो एक्सप्लोजन है ना कुड इंडीड बी हीटिंग अप द कोरोना, इन एक्सप्लोजन्स के कारण जो कोरोना है वो हीट भी हो रहा होगा। ये हमारा कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है। ये देखो सन का कोरोना क्या होता है, सन का जो कोरोना होता है उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है सन के एटमॉस्फेयर का, ये जो यूजुअली हिडन होता है सन की ब्राइट लाइट के कारण, सन के सरफेस से, इसके कारण ऐसा डिफिकल्ट होता है इसको बिना स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के देख पाना। हालांकि ये जो कोरोना है ना इसको टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पर देखा जा सकता है। फीचर्स क्या होते हैं, जो कोरोना होता है वो कहते हैं कि 10 मिलियन टाइम्स लेसर डेंस है सन के सरफेस से। देखो ध्यान से समझने की चीज़ें, जो लो डेंसिटी होती है ना वही उसी के कारण जो कोरोना होता है वो लेस ब्राइट होता है, सन के सरफेस से भी कम ब्राइट होता है उसका। लेकिन जो कोरोना होता है वो इतना हॉट क्यों होता है? देखो कोरोना का जो हाई टेम्परेचर होता है ना वो एक मिस्ट्री है अभी तक, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स अभी तक यही ट्राई करने की सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं इस मिस्ट्री को बहुत लंबे टाइम से। कोरोना जो है वो आउटर लेयर में होता है सन के एटमॉस्फेयर में, जो कि सरफेस से काफ़ी दूर होता है, ठीक है। येट ये जो कोरोना होता है उससे सन के सरफेस से 100 टाइम्स हॉट होता है। तो वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरफेस से भी ज़्यादा हॉटर चीज़ उसके बाहर की तरफ है, ये क्यों है, इसका क्या रीज़न है। तो ये मिस्ट्री है अभी तक। और जो कोरोना होते हैं वो सोलर विंड्स कैसे कॉज करते हैं, देखो ये एक तो पहले आप ये देखो, ये जो आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है ना इसके अंदर, ये GIF है, ये सारी की सारी सोलर विंड होती हैं, ठीक है। ये स्पेस के अंदर फार एंड तक जा रही होती हैं, ठीक है, ट्रैवल करती हैं सोलर सिस्टम के अंदर। और जो कोरोना का जो टेम्परेचर होता है ना वो इसके पार्टिकल को अलाउ करता है कि वो हाई स्पीड पे ऊपर मूव करें, ठीक है। और इतने हाईली मूव करते हैं कि इवन वो सन की ग्रेविटी को भी एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। हम वाइल्ड फील्ड एरे रेडियो टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो कि कंस्ट्रक्ट करते हैं और ऑपरेट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी रेडियो एरे के ऊपर। ये वाला पार्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली ये वाला टॉपिक है ही उसके लिए इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, कि पहली बात तो ये लो फ्रिक्वेंसी रेडियो एरे हैं, MWA जो है, ऑपरेटिंग ऑन द फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी 370 से 300 मेगाहर्ट्ज़ है। और जो मेन साइंटिफिक गोल है इसका एक वो है कि ये न्यूट्रल एटॉमिक हाइड्रोजन एमिशन जो होती है ना कॉस्मोलॉजिकल इपोज ऑफ री आयनाइजेशन EOR से, उस एमिशन को डिटेक्ट करने के लिए ये उसका मेन एम है। फिर सन को स्टडी करने के लिए उसके हेलियोस्फेयर को, अर्थ के आयनोस्फेयर को, रेडियो ट्रांसिएंट फिनोमिना को, और इसके अलावा जो मैप होता है ना एक्स्ट्रा गैलेक्टिक रेडियो स्काई का, उन सबको भी स्टडी करने के लिए है ये। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है MWA का। व्हाट इज़ OTT, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग। देखो कुछ मूवीज़ जो पेंडेमिक के कारण जो कि थिएटर में रिलीज़ होनी थी वो हो नहीं पा रही है, तो उनके जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं दे आर डिसाइडिंग कि उनको क्यों ना ऑनलाइन रिलीज़ कर दिया जाए। ऑनलाइन जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, और हमारा अमेज़ॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, एक ZTV की ऐप आती है, एक वूट की ऐप आती है। ये सारे के सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पर इनको स्ट्रीमलाइन करने की बात की जाए, उसको OTT मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ में ये था कि कुछ मेजॉरिटी प्रोड्यूसर जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज़ के हैं उन्होंने ये कहा है कि वो प्रेफर नहीं करते कि अपनी मूवी को ऑनलाइन रिलीज़ करेंगे, स्पेशली जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है। देखो होता क्या है ना, अगर आप ऑनलाइन रिलीज़ करते हो ना तो आपका फाइनेंस जो होता है ना वो मैच नहीं कर पाता। आपको हर मूवी के लिए उतना अमाउंट नहीं मिलेगा जितना आप थिएटर में रिलीज़ करके उसको लॉन्ग टर्म तक अर्न कर सकते हो। एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक रफ एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ रियल एग्जांपल, एजम्पशन लेके चलते हैं कि अक्षय कुमार की एक मूवी है लक्ष्मी बॉम्ब, जिसका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ऑनलाइन रिलीज़ होगी। और अमिताभ बच्चन की रिसेंटली एक मूवी जो 12 जून को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ होने वाली है, गुलाबो सिताबो। एक्सपेक्ट ये करके चलते हैं कि ये मूवी अगर थिएटर में रिलीज़ होती तो पॉसिबली 150 करोड़ तक कमा लेती है, लेकिन अगर ये ऑनलाइन रिलीज़ होगी तो इनको 60 70 80 करोड़ के आसपास तक का ही अमाउंट मिलेगा, और उसके बाद इसको बियॉन्ड कोई मनी नहीं मिलेगा। लेकिन तो क्यों ऐसा प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं कि वो इनको ऑनलाइन रिलीज़ ही करना चाह रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन लोगों को पेमेंट करनी होती है, उनको खुद की भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनके पास मजबूरी है। क्योंकि थिएटर्स जो हैं वो जुलाई के आसपास तक भी शायद मुश्किल ही खुलेंगे, प्लस अगर थिएटर खुलेंगे तो उनमें सैनिटाइजेशन वगैरह और जहाँ पर भी टच वगैरह होगा उन सबके ऊपर बहुत ध्यान रखा जाएगा। प्लस में सिटिंग लिमिट्स जो है उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा, पॉसिबली 50% टू 25% तक की सीटिंग कैपेसिटी होगी। इसलिए तो इसी के कारण अभी रिसेंटली न्यूज़ में एक और बात भी आई थी कि जब गुलाबो सिताबो की बात हुई थी तो आइनॉक्स जो सीरीज़ हमारी, आप लोगों को पता होगा आइनॉक्स एक थिएटर की वो है, चेन है, ठीक है। उन्होंने लेटर लिखा था कि अगर आप ये जो जो भी प्रोड्यूसर्स है वो ऑनलाइन हिट मूवीज़ जो बड़ी मूवीज़ होती हैं अगर उनको ऑनलाइन रिलीज़ करेंगे तो उनके प्रोड्यूसर्स को बॉयकॉट कर देंगे, यानी कि उस प्रोड्यूसर की कोई भी मूवी वो लोग फिर थिएटर में प्ले कभी नहीं करेंगे।
तो इशू तो यही था, मैंने आपको बता दिया है, पूरा का पूरा अच्छे से लंबा बता दिया, उन्होंने काफ़ी छोटा लिखा हुआ था। ओटीटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। ओटीटी वही होता है कि आप ऑनलाइन मूवीज़ को स्ट्रीम करते हो, उसमें आपके पास होता है क्या ना, वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी कि थिएटर में आप देखने जाते हो, आप एक मूवी देख सकते हो और आपको मूवी के हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लस यू विल हैव टू पे फॉर इंडिविजुअल मूवी। लेकिन ओटीटी की बात करें, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, इनमें क्या होता है कि आप ईयरली पेमेंट आपने एक बार कर दी है, प्रीमियम पैकेज ले लिया आपने 1000 रुपीज़ तक, आई थिंक मैक्सिमम 1000 होता होगा शायद किसी का, मुझे पता नहीं है, मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ। तो अ, उसमें क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल डेटा की चॉइस होती है, प्लस आप कभी भी देख सकते हो अपनी चॉइस के साथ। आपको ज़रूरी नहीं है कि उस मूवी के टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो देख सकते हो, आप घर में उसको अकाउंट को शेयर भी कर सकते हो, आप रिपीटेडली टाइम दे सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं ओटीटी के। ओटीटी को यूज़ क्यों करते हैं? एक तो हाई वैल्यू कंटेंट होता है, लो कॉस्ट में मिलता है, और ओरिजिनल कंटेंट भी देते हैं। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम अपनी खुद की भी कंटेंट बनाते हैं, नॉट जस्ट कि जो प्रोड्यूसर से लेते हैं। फिर कंपैटिबिलिटी होती है मल्टीपल डिवाइसेस के साथ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी ओटीटी के बारे में, आपको इतना पता होना चाहिए कि ओटीटी क्या है और उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। पीपल कैन यूज़ इट एनी वेयर एनी टाइम, और उसमें कॉस्ट कम लगती है, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखो एक उदाहरण से समझने की कोशिश करो। जो फार्मर होता है, मान लो उसने गेहूँ ग्रो किया है, एग्जाम्पल समझ के चलना, ठीक है। उसने गेहूँ ग्रो किया, उसने 1 टन, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 100 kg उसने गेहूँ ग्रो किया था, ठीक है। अगर वो मार्केट में बेचने जाएगा तो मान लो 100 kg के अगर उसको 1000 रुपीज़ मिल लेते, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रहे, मैं ओरिजिनल प्राइस नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल है। उसको 1000 रुपीज़ मिले थे, लेकिन किसी सरकमस्टांसेस से मौसम ख़राब हो गया, फिर मंडी पे रेट ऊपर नहीं चल रहा है, उसको 1000 की जगह उसको 700 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो उसका 300 रुपये का नुकसान हो गया। मे बी उसको जब उसने खेत को बोया था तो उसको 100 रुपये उसको बोने के लगे थे, ठीक है, 100 रुपये कटवाने के लगे थे, और उसको कुछ 100-200 रुपये का उसका बीज भी आया था। तो इस कारण, और प्लस में उसमें कुछ गेहूँ अपने लिए पर्सनली भी रखना होता है, तो उसको बेनिफिट की जो रेंज होती है ना, उसकी मार्जिन जो होती है बेनिफिट वाली, वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में रेंज, वो प्राइस जो है ना ऊपर नीचे कर रहा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक मिनिमम एमएसपी यानी कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देती है कि भैया इतना तो पैसा आपको मिलना ही मिलना है। और गवर्नमेंट ये कैसे डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है पहले की जो सेल हो चुकी है उसके बेस के ऊपर, और मनी मार्केट में क्या कुछ चल रहा है रेंज, प्लस में सैलरी वगैरह कितनी, फार्मर वगैरह की सैलरी एवरेज पे कितनी बनती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे, पूरी की पूरी कमेटी होती है, बॉडीज़ बनी होती हैं, वो सब डिसाइड करती हैं, फिर एक एमएसपी डिसाइड करते हैं कि भैया मार्केट में किसी भी मंडी में ऊपर नीचे रेट चल रहा है, एक मिनिमम तय हो जाएगा कि भैया अगर आपका 100 kg गेहूँ है तो आपको मिनिमम 1000 तो मिलेंगे मिलेंगे इसके, उससे ऊपर भी अगर कोई आपका खरीद रहा है तो वो आपका पर्सनल बेनिफिट हो जाएगा। उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मैंने अभी जो समझाया तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल था। CCEA उन्होंने अप्रूव किया है। CCEA क्या होता है मैं आपको नीचे भी समझाऊंगा, अभी न्यूज़ पढ़ते थे पहले। उन्होंने ये अप्रूव किया है कि भैया वो एमएसपी जो है ना खरीफ क्रॉप्स के लिए, उसको इस मार्केटिंग सीजन में इंक्रीज़ कर देंगे 2020 और 21 के लिए, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ कर दे? अच्छा, खरीफ सीज़न क्या होता है? खरीफ सीज़न और खरीफ और रबी को याद करने का शॉर्टकट क्या होता है? देखो, के से खरीफ, आर से रबी। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है? के आता है, और अल्फ़ाबेटिकली बाद में क्या आता है? आर आता है। सीज़न की बात करते हैं जनवरी से दिसंबर के अंदर, तो पहले कौन सा सीज़न आना चाहिए? जो ये हमारा जून वाला, मई जून वाला होता है ना, इस टाइम पे ये खरीफ का सीज़न है। तो अल्फ़ाबेटिकली के और आर को याद रखो, ठीक है। जून जुलाई वाला जो सीज़न होता है, इसके बाद इस आई थिंक सितंबर तक जाके कट जाती है फसल, और अक्टूबर नवंबर के अंदर थोड़ा सा टाइम गैप लेके फिर हमारी गेहूँ और मस्टर्ड वाली जो फसल होती है वो उगती है। तो खरीफ में अभी करंटली बाजरा हो गया, और ये सोरगुम हो गया, ज्वार वगैरह होता है, ये सब बोया जाता है, ठीक है। तो अभी इस फसल के लिए उन्होंने कहा कि जो एमएसपी है ना उसको हम बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि भैया जो किसान वगैरह को है ना, उनको पैसा कम मिल रहा है, पेंडेमिक के दौरान उनको ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए उन्होंने कुछ अमाउंट वगैरह थी वो बात करने की तय की थी, जैसे सेसम हो गया, उड़द हो गया, कॉटन हो गया, इन सब के 370 पर क्विंटल, 300 पर क्विंटल, और 275 पर क्विंटल वगैरह, ताकि इससे क्या होगा, एक तो क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन को भी वो मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। प्लस जब आप एक फ़िक्स प्राइस तय हो जाता है ना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि किसान क्या सोचेगा कि यार कॉटन हो गया, मान लो कॉटन जो है वो साउथ इंडिया में अगर बिक गया तो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो बिकेगा ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जब एमएसपी तैयार कर दी थी, उसको पता है कि मेरा बिकेगा तो इतने का तो बिकना है बिकना है, मेरे को इतना तो पैसा आना ही आना है। तो इससे डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है बहुत अच्छे से। एमएसपी मैंने आपको बता ही दिया, समझा दिया, ये गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है इस प्राइस को। अनाउंस कौन करता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना एग्जाम में। कैबिनेट कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर्स की, ये होता है CCEA, ठीक है। ये एमएसपी को अनाउंस करती है, बहुत से वेरियस क्रॉप्स के लिए करती है। बिगिनिंग ऑफ ईच सोइंग सीजन, जब भी बुआई का मौसम होता है ना, अभी ये जो मौसम चल रहा है आज करंटली जब ये डेट है, तो आप देखो बेमौसम बारिश हो रही है कभी कभी। तो एक्चुअली ये बाजरा और ये ज्वार वगैरह जो मौसम होता है ना,
ये खरीफ का सीज़न है, अभी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, सीसीए जो एमएसपी को डिफाइन करती है वो किसकी एडवाइस पे और किसकी रिकमेंडेशन पे करती है? वो रिकमेंडेशन होती है सीएसीपी की। और सीएसीपी क्या होता है? वो होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये अपनी मीटिंग करते हैं, अपना डिसाइड करते हैं, फिर वो रिकमेंड करते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी को कि भैया आप ये एमएसपी अनाउंस कर दीजिए। और सीएपी क्या करता है? टेक्स अकाउंट डिमांड एंड सप्लाई। वो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं, कितनी डिमांड होनी चाहिए, कितनी सप्लाई होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ों को डिसाइड करके सीएसीपी डिसाइड करता है, वो आगे रिकमेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट का मैंने आपको बता दिया है। ये अभी करंटली जो पैंडमिक के दौरान जो इनकी सैलरी वगैरह, किसानों को ऑलरेडी बहुत नुकसान हुआ है, प्लस में लो कॉस्ट भी आ गया था, प्लस कुछ रीजन्स के अंदर साइक्लोन भी आ गया, तो फसल ख़राब भी बहुत हो गई है। इसलिए एमएसपी को इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, क्या क्या फैक्टर डिसाइड करते हैं? मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करने के। तो ये फैक्टर्स होते हैं हमारे, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ट्रेंड्स क्या होते हैं, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी क्या होती है, डिमांड ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, मिनिमम 50% एज मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको मिला करके हम एमएसपी को डिसाइड करते हैं। क्या आपको याद होने चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि ये फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए, मेंस के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। और ये हु अनाउंसेस वाला जो पार्ट है, ये प्रीलिम्स बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता तो आप अभी इसको सुन लीजिएगा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है कि साल में 50 बार डिस्कस होगा, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में आता रहता है कि चाइना और यूएस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो न्यूज़ में चलती रहती, तो उनकी फ़िक्र मत कीजिएगा बिल्कुल भी। लेकिन अभी इसमें कुछ अपडेट आया, वो ध्यान में रखिएगा। अभी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको टॉपिक इतनी बार सुनने को मिलेगा कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चाइना एक मल्टी मिलियन डॉलर सी पैक रूट के ऊपर एक पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है फिर भी, ठीक है। और ये पावर प्रोजेक्ट जो है ये 1124 मेगावाट का है। एक ट्री पैट्राइट एग्रीमेंट हुआ था चाइना के थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन का, अथॉरिटीज़ ऑफ पीओके का और पीपीआईबी का, जो इम्प्लीमेंट करेंगे 1124 का मेगावाट कोहला पावर प्रोजेक्ट। और ये चाइना का जो सीपैक फ्रेमवर्क है ना, पाकिस्तान वाला कॉरिडोर ही बना रहे थे। देखो, कॉरिडोर का मतलब होता है कि ये वो जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं वो रास्ता बना लेते हैं ताकि वहाँ से मूवमेंट हो सके, ट्रेड हो सके, और बाकी कल्चर वगैरह तो खैर क्या ही शेयर करेगा चाइना पाकिस्तान के साथ। हो सकता है चाइना पाकिस्तान को ख़त्म कर दे फ्यूचर में, डोमिनेट करके लूट के खा जाए, क्योंकि चाइना की यही स्ट्रेटजी होती है। बट फिलहाल वो एक ट्रेड को ध्यान में रखते हुए ये रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। तो चाइना इस रूट के थ्रू आगे बढ़ के क्या करना चाहता है, मिडिल ईस्ट की तरफ जाना चाहता है, फिर वहाँ से अपर रीजन ऑफ यूरोप को भी रीच करना चाहता है। और ये सारा का सारा चाइना के जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसके अंडर में आता है। इस प्रोजेक्ट की अगर हम डिटेल की बात करें तो ये जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है ये झेलम रिवर के ऊपर बन रहा है, ठीक है। और मोर देन 5 बिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान वालों को मिलेगी, ठीक है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, 2.4 बिलियन यूएस डॉलर की होगी। और आईपीपी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होते हैं ना, उसकी सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये उस रीजन में। सीपेक के बारे में बात होता है, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मल्टी मिलियन डॉलर का, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर आता है। ये चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनका पेट प्रोजेक्ट है। और इनका एम है कि बीजिंग का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं वो वर्ल्ड के अंदर, चाइना के जितने भी फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके थ्रू। जो 3000 किलोमीटर लॉन्ग सीपेक कॉरिडोर है ना, उसके अंदर हाईवे होंगे, रेलवे होंगे, पाइपलाइंस होंगी। तो सीपेक जो है इवेंचुअली एम करता है कि वो ग्वादर जो है साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर, उसको चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन शिनजियांग के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। देखो, शिनजियांग की अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी थी डेली न्यूज़ में। शिनजियांग वही रीजन है जहाँ पर उइगर मुस्लिम्स का कैंप्स के अंदर डिटेंशन करते हैं चाइना वाले, और मिलियंस की तादाद में है वहाँ पर वो लोग। और काफ़ी ज़्यादा उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है वहाँ पर, लेकिन वो न्यूज़ में नहीं आता क्योंकि चाइना के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। प्लस में उस चीज़ के अंदर वो लोग कर क्या रहे हैं ना, वो लोग उनको री एजुकेट कर रहे हैं, उनको अपना चाइना अपना कल्चर उनको सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए कैंप्स के अंदर वो लोग उनको री एजुकेट करते हैं। एक फोर्सफुल री एजुकेशन एक्चुअल में, वो बाय चॉइस नहीं है उनकी। जो प्रपोज प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर वो चाहे पाकिस्तान को बहुत ही हैवीली सब्सिडाइज लोन्स देगा, और वो लोन कौन देगा? चाइनीज़ बैंक्स देंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। इंडिया का कंसर्न क्यों है? इंडिया का कंसर्न इसलिए क्योंकि ये पीओके से पास करता है, और पीओके आपको पता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो चाइना का जितना भी ये सीपैक वाला रूट है ना, ऊपर से गिलगित बल्तिस्तान के एरिया से पास करता है। चाइना ये पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। तो चाइना ने एक तो पहले हमारा बात अक्साई चीन ले रखा है, उसके बाद चाइना गिलगित बल्तिस्तान वाले उस रीजन से एक रूट बनाएगा, फिर वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट बनाएगा। कुछ टाइम पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ पे जनरल इलेक्शंस की परमिशन दे दी थी, तो इंडिया ने एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट भी जताया था उनके जो
एम्बेसडर होते हैं उनको समन करने का मतलब होता है ऑफिशियली नोटिस दे के बुलाना। तो इंडिया यही कहना चाह रहा है कि भाई चाइना की जो एक्सटेंसिव प्रेजेंस हो रही ना, इस सब के कारण क्या हो रहा है कि वो इंडिया के जो इन्फ्लुएंस है ना, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन के अंदर, जो कि BRI का जो प्रोजेक्ट होता है, जो कि इंडिया के मैप के वो इधर से निकालना चाहते हैं पूरा का पूरा, तो वो इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करना चाहते हैं इंडियन ओशन के रीजन के अंदर। लेकिन इंडिया हमेशा की तरह अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहेगा और इंडिया हमेशा इन चीज़ों को अपोज करता रहेगा। UN में UNSC के अंदर इसकी बात उठती है, लेकिन हर बार वीटो पावर होती है चाइना के पास, तो बात तब जाती है। और इंडिया के पास एक बहुत ही ग्रेट डील ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब ट्रस्ट तो मतलब आप समझते होंगे भरोसा, डेफिसिट मतलब कमी, यानी कि इंडिया चाइना और पाकिस्तान को भरोसा कर नहीं सकता किसी भी फॉर्म के अंदर। हर बार चाइना तो वैसे भी उल्टा गेम खेल जाता है हर बार। ये इट इज़ नॉट जस्ट विथ इंडिया कि हम ये कहेंगे भी हम अपनी कंट्री में आज, अगर मैं इंडियन हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, बट दिस इज़ विद एवरी कंट्री, एवरी सिंगल कंट्री है। रिसेंटली आज की जो न्यूज़ थी उसमें ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी चाइना को लेकर ऐसे कुछ बात की है, तो आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखी तो आपको पता चल ही गया होगा। तो CPEC के बारे में न्यूज़ बहुत आएगी अभी अभी मंथली कंपाइलेशन में ना, विजन वाली में ये वाली न्यूज़ पक्का आएगी, देखना डिटेल में आएगी, तो गहराई में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अपडेट के लिए पढ़ा करो, तो अपडेट में हमने पढ़ लिया, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ के अंदर चल रही है कि, तो इसमें अभी रिसेंटली 3 स्टेट्स ने और इसको इनेबल कर लिया। पहले 14 स्टेट से, अब 3 और मिल गए हैं तो 17 हो गए। हर बार ये याद नहीं करना कि किस पर किस स्टेट ने कितना किया है। फाइनल जब हो जाएंगे ना जितने भी स्टेट में, जब इम्प्लीमेंट होगी, इसका टारगेट तो यही था कि ये जून जुलाई में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी कितने स्टेट्स हो चुके हैं और कितने की रिक्वायरमेंट होती है ऐसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। तो रिसेंटली न्यूज़ में जो ये है कि वो है कि उड़ीसा, सिक्किम और मिज़ोरम, इन तीनों स्टेट्स ने भी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें होता क्या है, भी जो भी स्पेशली जो माइग्रेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को अक्रॉस द नेशन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पुअर पर्सन वो इस बात से डिप्राइव नहीं रहता कि भैया उसको तो राशन कार्ड से अपने ही स्टेट में खाना मिल सकता है, लेकिन फिलहाल वो दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहा है तो उसका राशन कार्ड का उसको फ़ायदा नहीं होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से ये फ़ायदा होगा कि वो उसका राशन कार्ड बन जाएगा एक बार, उसके बाद वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी जहाँ पर भी PDS होंगे वहाँ से उसको एक्सेस कर सकता है। बेनिफिट्स क्या होंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखो बेनिफिशरीज़ को एक फ्रीडम मिल जाती है मूवमेंट के साथ एक्सेस करने की, यानी कि एक लिमिटेड लोकेशंस तक ही नहीं रह जाता कि भैया आप यहाँ के तो यहीं के रहोगे, आपका राशन कार्ड जो होता है वो नेशन वाइड एक्सेप्ट होता है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट राशन कार्ड का ये है कि भैया उसके अंदर बाईलिंगुअल फॉर्मेट होगा, ठीक है। एक तो जिस लोकल लैंग्वेज जो कि जिस जगह के आप रहने वाले हो, ठीक है, सपोज करते हैं आप तमिलनाडु के रहने वाले हो, तो आपकी एक तो तमिलियन लैंग्वेज होगी वहाँ की जो ऑफिशियल स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, प्लस में उसके साथ में या तो हिंदी को ऐड करेंगे या फिर इंग्लिश को, तो 2 लैंग्वेज रहेंगी ताकि जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पर रीड करने में उसको आसानी रहे। उसके अंदर वो कहना चाह रहे हैं कि एक 10 डिजिट का स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर देंगे, जिसमें पहले जो 2 डिजिट्स होंगे वो स्टेट के कोड होंगे और जो अगले 2 डिजिट्स होंगे वो राशन कार्ड के नंबर होंगे। इसके अलावा एक सेट ऑफ अनदर 2 डिजिट्स का होगा जिसके अंदर राशन कार्ड के नंबर जो यूनिक मेंबर की आईडी क्रिएट करेंगे। चैलेंजेस चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि देखो भैया हर स्टेट के पास अपने रूल्स होते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के राशन कार्ड के, लेकिन जब ये वन नेशन हो जाएगा तो फिर ये सारी की सारी पावर जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। हालांकि स्टेट्स का उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे स्टैंडर्ड जो नंबर क्रिएट करेंगे उसमें स्टेट्स के फॉर्मेट की सबके वो ली गई है सजेशंस कि आप लोगों के क्या फॉर्मेट चलते हैं, उसके सबके बेस के ऊपर लास्ट में फाइनल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिवीजन ऑफ पावर जो होती है सेंटर और स्टेट के बीच में वो नहीं रह पाएगी, तो इसलिए तमिलनाडु ने इसको अपोज भी किया है। दिस इज़ वन ऑफ द कंट्रीज ने इसको अपोज किया है। प्लस में करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन का देखो होगा ही, जो मिडल मैन वगैरह होते हैं, PDS शॉप ओनर्स होते हैं, वो करते हैं किसी न किसी फॉर्म के अंदर करप्शन उन लोगों के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं ना PDS से फूड वगैरह ग्रेन वगैरह एक्सेस करने वाले, वो सारे के सारे वही लोग होते हैं जो जो बहुत ही वीकर सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती हैगी, तो इसी कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ से हमारे 4 जून के टॉपिक स्टार्ट होंगे। तो टॉपिक में एक बार नाम बता देता हूँ आपको, पिटिशन ऑन इंडियाज़ नेशंस नेम, जो चेंज करने की बात की जा रही है भारत, इंडिया से भारत। अमेंडमेंट हुआ है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर कुछ। गवर्नमेंट ने बूस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज अलोंग चाइना बॉर्डर। और विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट किया है US और फिलीपींस का। फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में क्या अपडेट है। और महिंद्रा लॉजिस्टिक ने लॉन्च किया है क्वियर इंक्लूजन पॉलिसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पिटिशन ऑन इंडियाज़ नेम। रिसेंटली एक बंदे ने दिल्ली से एक बंदे ने एक पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो कह रहा था भैया इंडिया का जो ये नाम है ना, इसको इंडिया हटाकर और भारत कर देते हैं, क्योंकि इंडिया जो नाम है ना ये ग्रीक नेम से आया हुआ है और ये इंडियन नेम नहीं, फॉरेन नेम दिया हुआ है। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो भारत के साथ है,
तो इसको कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया देखो, इंडिया और भारत दोनों के दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, आप भारत यूज़ करो आप इंडिया यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस आदमी की ज़िद ये थी कि इंडिया को रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। ही वॉज नॉट सेइंग कि सिर्फ भारत को इस्टेब्लिश कर दो, भारत ऑलरेडी मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं, करते इंडिया को रिमूव करो, ये हमारा नाम नहीं है, फॉरेनर्स का दिया हुआ नाम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर किया है कि भैया इंडिया का जो नाम चेंज करना होगा इसका कोई पॉइंट बनता नहीं है, और कोर्ट ने कहा कि भारत और इंडिया दोनों के दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। इशू किया था, पिटीशन फाइल की गई थी, इंडिया का नाम जो है वो फॉरेन नेम है, इसका नाम जो है वो ग्रीक टर्म है, इंडिका से आया है। आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर ये मेंशन हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आप लोगों ने जिन्होंने पॉलिटी पढ़ ली होगी उनको पता चल गया होगा। आई थिंक थर्ड चैप्टर में जाके, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में आता है आर्टिकल 1 के बारे में। इट वॉन्ट्स इंडिया टू बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द आर्टिकल, इंडिया को हटाना चाहते हैं और इंश्योर करना चाहते हैं सिटीजन से कंट्री के वो अपने कॉलोनियल पास्ट के की जो उनके अंदर वो मेमोरीज़ है ना, और जो इन्फ्लुएंस है कॉलोनियल पास्ट का, वो हटाना चाहते हैं ताकि हमको अपनी नेशनलिटी के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड फील हो। और वो ये भी कह रहे हैं कि इससे जो हमारी जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो फाइट की थी कंट्री को सेव करने के लिए, कंट्री को इंडिपेंडेंट करने के लिए, उनका जो एफर्ट था कहीं ना कहीं वो भी जस्टिफाई होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसके साथ कैसे डील किया था, हिस्ट्री में हुआ क्या था उस टाइम पर बात कर देते हैं। आर्टिकल 1 जो था वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब बनाया गया था उस पर बहुत डिबेट हुए थे, और उसकी चेयरमैनशिप थी बी आर अम्बेडकर जी के साथ। इसके ऊपर एक बहुत हीटेड डिबेट हुआ था 18 नवंबर 1946 को और 1946 कह रहा हूँ, 18 नवंबर 1949 को, और उसके बाद 6 दिन बाद ही 8 दिन बाद ही इसके हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। तो एच.वी. कामत थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था अम्बेडकर कमेटी के इस ड्राफ्ट को कि भैया इसके जो दो नाम है इंडिया और भारत, इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि आप आर्टिकल 1 को अमेंड करो और भारत और ऑल्टरनेटिवली हिंद, भारत या फिर उसका ऑल्टरनेट हिंद होना चाहिए, ये प्राइमरी नेम होना चाहिए कंट्री इसका, देश का, और जो इंडिया है इसको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज़ करेंगे तब हम यूज़ कर लेंगे। सेठ गोविंद दास थे, उन्होंने कहा था इंडिया दैट इज़ भारत ये खूबसूरत शब्द नहीं है इस देश के नाम के लिए, तो हमको या तो भारत नॉन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज़ इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर उन्होंने उसके बाद दास ने ये भी कहा था कि वेद में, महाभारत में, इन सब के उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे, पुराण के, चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सांग की राइटिंग के। अच्छा, ह्यून सांग किसके टाइम पर आया था, हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। तो उन्होंने कहा था कि भारत जो है इसका ओरिजिनल नेम है, ठीक है, और इंडिया को हम लोग प्राइमरी एज अ प्राइमरी नेम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पुट करना चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले का है, ब्रिटिशर्स के टाइम पर रह चुका है, अब इसको हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा ये भी बात इन्वोक की थी कि महात्मा गांधी कहते थे कि जो बैटल उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ी थी ना, उसमें भी हम लोगों ने जो स्लोगन का यूज़ किया था वो भारत माता की जय है। तो वो भी असर्ट करता है कि भारत जो है वही एक प्लॉजिबल, यानी कि एक वैल्यूएबल और एक इम्पॉर्टेंट और जो जस्टिफाई करता है कंट्री के नाम को, वो भारत है। और कुछ और भी लोग थे जिन्होंने इस बात को सपोर्ट किया था, जैसे आंध्र प्रदेश के के.वी. राव थे, एम.ए. अयंगर थे मद्रास प्रोविंस के, उन्होंने कहा था कि या तो भारत नाम दे दो, भारतवर्ष दे दो, हिंदुस्तान दे दो आर्टिकल 1 के अंदर। एंड के अंदर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस अमेंडमेंट्स के ऊपर वोट वगैरह कराए थे आर्टिकल 1 के ऊपर, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो फिर इंडिया दैट इज़ भारत वही फाइनली रह गया था। और डिबेट तो है लेकिन वो हालांकि आज भी कंटिन्यू हो रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 जो वो ये बोलता है कि भैया इंडिया दैट इज़ भारत, एक तो टेरिटरीज, उसमें क्या क्या आएगा, इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ में क्या आएगा, टेरिटरीज़ और स्टेट्स। हमारी जो 28 स्टेट्स हैं हमारे, और हमारी जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ है करंटली, पता होना चाहिए आपको 28 स्टेट्स कैसे हैं अभी और 8 यूनियन टेरिटरीज़ कैसे हैं। दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली जो है वो यूनाइट करके एक बना दी गई है। और जम्मू एंड कश्मीर को जब इन्होंने डीमोट किया था, डिमार्केट भी किया था, डिमोट भी किया था, तो उससे एक एडिशनल यूनियन टेरिटरी बना रही थी, 2 यूनियन टेरिटरी एडिशनल बना रही थी, और स्टेट एक हमारा कम हो गया था, तो अब 28 + 8 हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो यूनियन टेरिटरी है और कोई भी ऐसी टेरिटरी जिसको फ्यूचर में एक्वायर करेंगे वो सारी की सारी इंडिया के अंदर आएगी, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। नेम ऑफ द स्टेट्स और यूनियंस वगैरह ये डिस्क्राइब किए गए हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ठीक है। ये जो शेड्यूल है इसके अंदर ना उस टाइम के अंदर 4 कैटेगरीज हुआ करती थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी करके। तो जो 7th अमेंडमेंट हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन का 1956 के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी को एबॉलिश कर दिया गया था। बाद में लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हम लोगों ने अपने स्टेट्स वगैरह का जो डिवीजन था वो कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है अमेंडमेंट्स टू द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बार ये बता देता हूँ कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट होता क्या है। इसको इनेक्ट किया गया था 1955 के अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि भैया कुछ प्रोडक्शन वगैरह, कुछ आइटम्स वगैरह की प्रोडक्शन वगैरह को रेगुलेट करने के लिए, उसका सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना,
होलसेल वगैरह के पास होता है, और ये जो बाकी रीजनल मार्केटर्स वगैरह होते हैं इन सब के पास होता है। इन सब की रेगुलेशन के लिए उन्होंने उनको डिक्लेयर कर, कुछ आइटम्स को प्रोडक्शन के लिए जो प्रोड्यूस की जाती है इंडिया के अंदर, खाने वाली चीज़ें हो गई या फिर वैसा कुछ मटेरियल हो गया, उनको असेंशियल डिक्लेयर कर दिया था, ताकि उनका जो अवेलेबिलिटी है ना वो कंज्यूमर्स को मिल सके और बहुत फेयर प्राइस के ऊपर मिल सके। अभी समझ में आ जाएगा क्या, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। इस लिस्ट के अंदर कुछ आइटम थे जैसे कि ड्रग्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए। फिर सेंटर जो है इसमें नई कमोडिटीज़ भी ऐड करता है। अच्छा, कमोडिटीज़ क्या होती हैं? कमोडिटीज़ होती है वो क्वालिटी वाले ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी चीज़ होती है जो बहुत क्वालिटी की होती है, वैल्यूएबल होती है, उनको कमोडिटी बोलते हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे आइटम्स को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे एक शॉर्ट पीरियड के लिए, और जैसे जैसी सिचुएशन इंप्रूव होगी हम लोग उन आइटम्स को लिस्ट में से निकाल देंगे। तो इस एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि इससे ऊपर ये आप इसको नहीं बेचोगे, ये रिटेल प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो फार्मर का जो प्रोड्यूसर होता है ना, सो भी खेत वेत का सामान, ग्रेन वगैरह होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने एमआरपी लगा दिया था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होगा, इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते हो ऑफ एनी पैकेज प्रोडक्ट, और अगर वो डिक्लेयर्ड है एज एन एसेंशियल कमोडिटी। ये काम कैसे करता है? अगर सेंटर को लगता है कि भैया कोई एक कमोडिटी है, उसकी सप्लाई शॉर्ट हो रही है और उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करेगा, नोटिफाई कर देगा उसकी स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स को, यानी कि आप इतने तक, इतना कीमत का सामान ही है ना, उसी को होल्ड कर सकते हो। स्टॉक पाइलिंग यानी कि इकट्ठा इतना ही कर सकते हो, उसके ऊपर आप इकट्ठा नहीं कर सकते, और इतने पीरियड के लिए कर सकते हो, बाकी सारा आपको मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। लोग करते क्या है ना कि कोई चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है ना, तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी स्टोरेज वगैरह कर लेते हैं, होल्डिंग कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी कीमत बढ़ जाती है, और फिर जब वो कीमत बढ़ जाती है ना, तब वो उसको धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं ताकि उनको पैसा मिले। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ के ऊपर क्या करती है, होल्डिंग की, ये जो मतलब स्टोर करने वगैरह की लिमिट के ऊपर ना, उस लिमिट के ऊपर एक बार लगा देती है कि इतना ही आप स्टोर कर सकते हो, और इतना मैक्सिमम प्राइस है, इसके ऊपर बेचनी ही नहीं है आपको। तो लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता स्टोर करने का, फिर उनको बेचना ही पड़ता है, ठीक है। फिर इससे क्या होता है कि स्टेट एक्ट करते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर, वो अपनी लिमिट स्पेसिफाई करते हैं और उसको मेजर्स लेते हैं। अच्छा, इसमें पता कैसे चलता है कि आप लोगों ने जो लिमिट लगाई है वो लोग मान रहे हैं नहीं, उसके ऊपर रेड पड़ती है। रेड हो रही होती है जगह जगह पर कि एमआरपी इतना फिक्स किया हुआ है, सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ की ये लिमिट लगा रखी है, किसी के पास ज़्यादा मिल जाता है तो ऑब्वियसली उनके ऊपर फिर आगे कार्रवाई की जाती है। एनीबडी ट्रेडिंग और डीलिंग इन ए कमोडिटी, फिर चाहे वो होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे वो इम्पोर्टर हो, वो इनको स्टॉक पाइल नहीं कर सकता, जो भी सर्टेन क्वांटिटी गवर्नमेंट इंश्योर करती है। स्टेट जो है वो चूज़ कर सकता है कि उनको ये रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी है या नहीं करनी है, लेकिन अगर एक बार स्टेट ने ये डिसाइड कर लिया कि वो ये रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना चाहते हैं, फिर ट्रेडर को इमीडिएटली इन चीज़ों को मार्केट में बेचना पड़ता है। कोई भी स्टॉक वगैरह जो होता है ना एक्स्ट्रा, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि, एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना, सरकार ने बोल दिया कि भैया कोई भी जो होलसेलर वगैरह होगा वो 1000 kg से ज़्यादा अनियन अपने पास स्टोर नहीं करेगा, तो उस इंसान के पास 1000 से ज़्यादा जितनी भी अनियन होगी उसको इमीडिएटली मार्केट में बेचनी पड़ेगी, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा। मान लो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया 50 रुपये किलो पे आ जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, असल में क्या है मुझे पता भी नहीं है, और तो 50 रुपये से ऊपर ही आप नहीं बेच सकते। तो ये होता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अब एक बार ऊपर चलते हैं फिर वापस नीचे आएंगे, ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूव किया, हिस्टोरिक अमेंडमेंट दिया है इसके अंदर उन्होंने, वो इसी प्रपोज विद ही अमेंडमेंट्स, उसके अंदर एसेंशियल्स जैसे कि सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, अनियन, पोटैटो, इन सबको उन्होंने ईसीए से, यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाल दिया है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे ना, जो इन आइटम्स वगैरह के अंदर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उनका डर क्या होता है कि यार बहुत सारा रेगुलेशन है गवर्नमेंट की, सरकार ना जगह जगह के ऊपर अपने अपने लोग बैठा रखे हैं, ऑफिस बैठा रखे, रेगुलेशन है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा था, बहुत सारी इंटरफेरेंस होती थी उनके बिजनेस ऑपरेशन में। अब वो डर उनका निकल गया है, क्योंकि ये आइटम्स जो हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ से बाहर आ गए हैं। फ्रीडम मिल गई उनको प्रोड्यूस करने की, उनको होल्ड करने की, मूव, डिस्ट्रीब्यूट, सप्लाई करने की, ठीक है। तो ये इसके कारण इकोनॉमी के अंदर एक स्केलिंग होगी, इकोनॉमी स्केल अप होगी, इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर एफडीआई वगैरह भी बढ़ेगी, काफ़ी चीज़ें हमारी इंप्रूव होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, और उनकी जो मॉडर्नाइजेशन होती है फूड सप्लाई चेन वगैरह की, उन सब में भी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये कुछ बेनिफिट होंगे इसके हमारे। अब हम आगे देखते हैं और आगे क्या बात करती है। अच्छा, रिसेंटली जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उन्होंने कहा था कि ये जो मेथड है ना, ये एक बहुत ही आउटडेटेड है, तो इसको निकाल देना चाहिए। केस स्टडी हुई थी सितंबर 2019 के अंदर, सेंटर ने ईसीए का इन्वोक करके स्टॉक लिमिट्स लगा दी थी अनियन के ऊपर,
ठीक है, क्योंकि बाहरी बारिश के कारण बहुत सारी अनियन का नुकसान हो गया था। देखो किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती कब है? कीमत तभी बढ़ती है जब उस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है लेकिन डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम अनियन की बात करें तो हर घर के अंदर सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना बनता है, तो नॉर्मली सब्जी दाल जो बनती है उसमें अनियन का यूज़ करते हैं। अंटिल और अनलेस आप जैन फैमिली से हो, ठीक है। प्लस में इंडिया के अंदर क्या कि अनियन को एज अ सैलेड भी बहुत हाई अमाउंट में यूज़ किया जाता है। और हालांकि गर्मी का मौसम होता है तो अनियन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अनियन ज़्यादा कंज्यूम करने से आपको हीट स्ट्रोक नहीं लगता, यानी कि लू लगने के चांसेस 70-80% कम हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी भी होती है। तो अनियन एक ऐसी चीज़ की सप्लाई बेशक ऊपर नीचे हो जाए लेकिन इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, डिमांड बढ़ती ही जाएगी। तो जब बारिश हो गई तो बहुत सारी अनियन का नुकसान हो गया, तो क्या हो गई, मार्केट में अनियन आई कम है, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है, तो उसके प्राइस स्पाइक कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं एकदम से। फिर सरकार को ये सब यूज़ करना पड़ता है। और एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप क्या होती है वो, और रबी क्रॉप का मैंने आपको रिसेंटली ही एग्जाम्पल दिया था एक न्यूज़ के अंदर, इसी वीडियो के अंदर है वो। ऑल्दो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स के ऊपर थे। इसका मतलब वो होल्ड प्रिवेंट करता है उनको होल्ड करने से, और एनहेंस करता है कि वो मार्केट के अंदर सप्लाई करें, अपने पास इकट्ठा करके ना रखें, सप्लाई करें। तो सर्वे ने यह दिखाया था कि एक्चुअली ऐसा करने के बाद भी कीमत के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट ही हुआ है, ठीक है। और जो होलसेलर के पास जो प्राइस होता है और जो रिटेलर के पास जो प्राइस होता है उसमें बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तभी उस सर्वे ने ये बताया था कि भैया ये जो एक्ट है ना ये काम नहीं कर रहा है, इसको हटा देना चाहिए। तो ईसीए ने बोला कि सॉरी, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि ये जो ईसी है ना ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि होल्ड कौन कर रहा है और स्टोर कौन कर रहा है, और कैसे होल्ड हो रही है, कैसे स्टोर हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो एक्ट है ये डिसइंसेंटिवाइज करता है डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चीज़ के कारण ही हम लोग स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग बार बार लिमिट लगा देते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि जब लिमिट लगने से सामान स्टोर कर ही नहीं सकते तो डेवलपमेंट किस बात की करनी है ये हमको। जो रिपोर्ट्स थी ईसीए की वो इनेक्ट जो जबकि ईसीए जो इनेक्ट हुआ था 1955 के अंदर, उसमें रिपोर्ट ने ये बताया है कि जब से उस टाइम पर क्या था कि फेमेन था, ठीक है ना, यानी कि भुखमरी चल रही थी, फूड की बहुत शॉर्टेज थी। तो लोगों के पास खाना होता नहीं था, लेकिन जो लोग थे जिनके मतलब अपॉर्चुनिस्टिक लोग थे ना, वो क्या कर लेते, इकट्ठा कर लेते और फिर महंगा महंगा बेचते थे। तो उस टाइम के हिसाब से एक्ट ठीक है। आज ये कह रहे हैं कि आज डिफरेंशन सिचुएशन जो है बहुत डिफरेंट हो चुकी है, अब इसको हटा देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। वो क्या है, वो बोलते हैं वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये इतना ज़रूरी क्यों है। इसी से क्या होता है ना, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिल जाती है कि वो इरेशनल स्पाइक्स ना हो उसके प्राइस के अंदर, ठीक है। और गवर्नमेंट जो इसको ऐड कर चुकी है बहुत बार, ताकि वो इंश्योर करे कि एडिक्वेट सप्लाईज हो रही है मार्केट के अंदर। क्रैकडाउन्स ऑन होर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर, जो भी लोग कालाबाजारी करते हैं खाने पीने की, उन सब के बारे में पता चल जाता है, रेड वगैरह पड़ती है। स्टेट एजेंसीज जो हैं वो रेड कर सकती हैं, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, और पनिश भी कर सकती हैं। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो विदाउट ईसीए जो कॉमन मैन है उसको अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर्स की मर्जी के ऊपर, यानी कि जो लोग फ़ायदा उठाने वाले होते हैं उनकी दया याचना के ऊपर ही, और स्पेशली शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, जितना उनकी मर्जी होगी वो उनकी कीमत लगाएंगे, जितना उनकी मर्जी होगी मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन जो होता है वो किसी के दबाव में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा होता है। तो हमें लगता है कि ईसी जैसे एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें कुछ रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट करो, लेकिन इसे बिल्कुल बंद मत करो। कहीं ना कहीं इसने फ़ायदा ज़्यादा किया है। इसके बाद हमारे पास है गवर्नमेंट बूस्ट करना चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइना बॉर्डर के आसपास। अभी आपको पता होगा कि चाइना की हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी कि चाइना सीपेक के ऊपर एक 1124 मेगावाट का वो पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना और अपना चाइना जो है वो बहुत सारे बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो इंडिया ने भी डिसाइड किया है कि भैया जो चाइना के जो बॉर्डर पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वहाँ पर हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी वो सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी ना, उसका 10% जो है वो स्पेंड करेंगे हम लोग लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के पास, क्योंकि ये वो एरिया जहाँ पर हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो मैच करता है। जो BRO 1960 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इंडिया के जनरली बॉर्डर के ऊपर जो रोड्स वगैरह होते हैं उन सबको कंस्ट्रक्ट करता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा भी कंट्रीज़ में करता है। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ये। उनको एलोकेट करेंगे 784 करोड़ रुपए 2020 और 21 के फिस्कल के लिए। और जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बॉर्डर स्टेट्स को और यूनियन टेरेटरीज को होगा, डिपेंडिंग अपॉन जो वेरियस क्राइटेरिया उनके लेंथ जितना भी है इंटरनेशनल बॉर्डर का, जिस स्टेट में ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और इसकी पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग वो सब गवर्नमेंट करती है इंटरनली। आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे करते हैं। बेसिस पे करते हैं इंटरनेशनल लाइन कितनी है उस स्टेट और यूटी की बॉर्डर के साथ, प्लस में उनकी पॉपुलेशन कितनी है। Projects for developing strategically important villages and towns in border areas that have been identified by the border guarding forces will be given priority। ऐसे गांव वगैरह और ऐसे टाउन जो बॉर्डर के ऊपर हैं
जिनको बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस ने आइडेंटिफाई किया है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया है, वहाँ पर डेवलपमेंट जल्दी की जाएगी और ज़्यादा की जाएगी। रोड्स बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, कल्वर्ट्स वगैरह बनाएंगे, प्राइमरी स्कूल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले फील्ड, इरीगेशन वर्क, मिनी स्टेडियम, इंडोर कोर्ट फॉर बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारे के सारे जो भी 10 किलोमीटर के अंदर होते हैं ना बॉर्डर के, उन सब एरियाज़ में ये सब बनाएंगे। ज़रूरत क्या है, देखो भैया ऑलरेडी एक बॉर्डर टेंशन चल रही है चाइना के साथ मल्टीपल पॉइंट्स पे। LAC के पास, LAC क्या है मैं आपको भी नीचे समझाऊंगा न्यूज़ में। और पहले भी बहुत सारे पास्ट इंसिडेंट्स हो सके हैं, वो इंडिकेट क्या करता है कि चाइना की जो प्लानिंग है या लाइकलीहुड है ना, यानी कि चाइना बार बार मुठभेड़ करके अंदर की तरफ बढ़ना चाहता है, चाइना अपने एरिया का एक्सपेंड करना चाहता है, चाइना एग्रेशन दिखाता रहता है कि हमारे साथ कहीं पर भी या छेड़खानी मत करो, हम लोग बहुत एग्रेसिव हैं। तो इट कीप्स डूइंग दिस थिंग, ये छोटा छोटी हरकतें वो करते रहते हैं वो लोग, नॉट जस्ट विद इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबके साथ करते रहते हैं। इसलिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि हमको ऐसे एरियाज़ को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं हिंटरलैंड के साथ। हिंटरलैंड मतलब होगा कि जो बाकी जो एरियाज़ हो गए ना कंट्री के, अदर देन द कोस्टल एरियाज़ वगैरह हो गए, उन सब के अलावा जो इतना दूर तक होते हैं, तो बॉर्डर एरिया को हम लोग बाकी एरिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे एक पॉजिटिव परसेप्शन मिलेगा, कंट्री के हम ढंग से रख रखाव कर पाएंगे। ठीक है, उन एरियाज़ की स्पेशली वो जो एरिया बाहर जाएंगे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर भी हम लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर बात कर रहे थे, ये लेंथ आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहता है इंडिया चाइना। तो मीन्स में कोई आया इंटरनेशनल रिलेशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है अगर, तो चाइना के साथ तो आप ये बॉर्डर लेंथ लिख दोगे तो एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको पता है, क्योंकि चाइना और इंडिया बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। US और चाइना किस दिन न्यूज़ में ना हो ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है। अनफॉर्चुनेटली जो एंटायर बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेड है, हमारा दुर्भाग्य है कि पूरी की पूरी बाउंड्री डिस्प्यूटेड है। इस बाउंड्री को हम लोगों ने मैकमोहन लाइन का नाम दे रखा है क्योंकि इसको बनाने वाले थे सर हेनरी मैकमोहन। 1913 के अंदर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का एक ट्रिपैट्राइट कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें इंडिया और तिब्बत ने एक फॉर्मलाइज किया था, डिस्कशन हुई थी। उसमें एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था जिसके अंदर हम लोगों ने एक डीलिमिटेशन कर दिया था इंडो तिब्बत बाउंड्री का। हालांकि इस बाउंड्री को चाइना ने बोला कि भैया ये तो इलीगल है, हम इस बाउंड्री को नहीं मानते हैं। ठीक है, 1957 के अंदर चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था अक्साई चीन को, वहाँ पर एक रोड बना दिया था इन्होंने। ये जो एपिसोड था इसके बाद कुछ क्लैशेस हुए थे बॉर्डर के ऊपर इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस के, फिर फाइनली कल्मिनेट कर लिया था हम लोग। उनके कारण क्या हुआ था, 1962 का वॉर हुआ था जिसमें हाँ हम लोग उनको हरा नहीं पाए थे और हमारा अक्साई चीन जो था काइंड ऑफ उनके पास ऑफिशियली चला गया था, काइंड ऑफ, हालांकि वो कब्जाया हुआ है। तो फिर उस टाइम पर जो बाउंड्री थी ना जहाँ पर मिलिट्री ने एक लाइन हेल्ड कर ली थी, यानी कि देखो LAC जो है ना वो परमानेंट बनाए हुए नहीं, वहाँ पर मार्क नहीं लगे हुए हैं, वो एक ऐसा अनइवन टेरेन है, वहाँ पर जहाँ मिलिट्री खड़ी हुई है उसी को LAC बोलते हैं। मिलिट्री आगे पीछे सरकती तो मतलब LAC आगे पीछे सरक रही है, वो वाली चीज़ है। इसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए हैं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए क्या क्या अटैम्प्ट किए गए हैं। 6 पॉइंट हैं आपके, ये एक्चुअल में पूछा जा सकता है, हाई चांसेस हैं इसके बहुत ज़्यादा, और हाई चांसेस हो ना हो ये प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं कोई ना कोई पॉइंट। ध्यान रहे इनको कैसे ध्यान से पढ़ना है। एक तो हाई लेवल बॉर्डर टॉक्स हुए थे 1981 के अंदर, ठीक है, कई बार ये हुए थे, 8 राउंड हुए थे, 87 में जाके इसका सॉल्यूशन मिला था। और रिप्रोचमेंट यानी कि सलाह वगैरह करने की बात जो थी वो 1976 से ही स्टार्ट हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। 1981 में इन्होंने हाई लेवल बॉर्डर टॉक स्टार्ट किए थे, 1987 के अंदर जाके कुछ ना कुछ इनका बात निकल गई थी। 88 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे वो चाइना गए थे, उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप किया था वहाँ जाके ताकि इस बॉर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। 1993 में 5 साल बाद LAC के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, MPT एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होना था कि इसको साइन किया था इंडिया और चाइना के एक्सपर्ट ग्रुप ने जो कि डिप्लोमेट और मिलिट्री के ऑफिसर्स थे। तो ये असिस्ट करेगा JWG को। JWG क्या था, जो कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप था। 1996 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का, CBM का, मिलिट्री फील्ड में हुआ था, और LAC अलॉन्ग द LAC जो भी मिलिट्री फील्ड है उसके अंदर कैसे हम लोग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे उसके ऊपर बात की गई थी, ये साइन किया गया था। 2003 के अंदर 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, एक इंडिया से एक चाइना से, ये अपॉइंट किए गए थे ताकि इस पूरे के पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट का एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालें, यानी कि इसका एक राजनीतिक सलाह निकालें इसका। 2009 तक 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ने 17 राउंड ऑफ टॉक्स किए थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, अब हमारे पास है विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। इसके बारे में आपको पहले एक बार इसका आइडिया दे देता हूँ। देखो जब US की जैसे फोर्स है ना, US अगर किसी कंट्री में अपना मिलिट्री बेस बनाता है तो और वहाँ पर अपनी फोर्स वगैरह को भेज के रखता है तो उसको बोलते हैं विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। ठीक है, तो जैसे US ने साउथ कोरिया में लगा रखा है, अभी हम लोगों ने एक पढ़ी थी ना न्यूज़, साउथ कोरिया में US ने लगा रखा है, और हम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी थी डेली वाले में ही कि हाँ यही वाली पढ़ी थी, साउथ कोरिया की और जापान की पढ़ी थी US के बारे में। ऐसे US की बहुत जगह पे है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट मिलिट्री इनके पास है, तो ये लोग उनको पैसे देते हैं और लेते भी हैं उनसे पैसा,
और कभी अपनी नीड के लिए करना होता है तो उनको पैसे देते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, हमको मिलिट्री बेस बनाने दो, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर कंट्री पर नज़र रखनी है, आपके वहाँ बना के हम उन पर नज़र रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे कंट्री वाले बोलते हैं कि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, हम आपको पैसा देंगे, तो यूएस वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बेस बना लेता है। जैसे साउथ कोरिया में बना रखा है ताकि नॉर्थ कोरिया से भी प्रोटेक्शन ले सके, तो वहाँ पर थर्ड इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। थर्ड क्या है? थर्ड रशिया की जो S-400 है ना, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसका यूएस वर्जन थर्ड है। तो अभी अभी गवर्नमेंट जो फिलीपींस की, उन्होंने पहले एक प्लान किया था। देखो 11 फरवरी को ना फिलीपींस की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक नोटिस भेजा था कि भैया जो VFA है, विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट है ना उनका यूएस के साथ, उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यूएस ने एक मिलिट्री बेस बना रखा है फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस कहाँ पड़ता है? साउथ चाइना सी के अंदर पड़ता है। आपको देखने को मिलेगा चाइना के नीचे की तरफ है, एक एशियन कंट्री है। ठीक है, अभी उन्होंने सस्पेंड कर दिया वो अपना प्लान कि नहीं भैया हम लोग VFA एग्रीमेंट को भी कैंसिल नहीं करेंगे, रहने दो, हमें ज़रूरत है इसकी। ठीक है, उनको ये फील होने लग गया है कि जो चाइना वाले ना ये इसका फ़ायदा उठा लेंगे अगर VFA यहाँ से हट गया तो। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने इंटरप्रेट किया है कि भैया ये जो रिवर्सल साइन किया है ना, ये इन्होंने इसलिए किया कि चाइना से ही बहुत डर, चाइना की थोड़ी सी टेंशन है इनको, क्योंकि चाइना का जो असर्टिवनेस है ना अभी रिसेंटली बढ़ रहा है। कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान चाइना ने इंडिया के ऊपर भी कुछ हरकतें दिखाई है। चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर भी दिखाई है, ताइवान पे भी दिखा रहा है, तिब्बत पे तो दिखाता ही रहता है, पता भी नहीं चलता है, हांगकॉन्ग पे दिखा रहा है। तो चाइना हर जगह पे अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है। तो उनको लगता है कि VFA को हम लोग कैंसिल करने की सोच रहे थे, पर यार नहीं करते, रहने देते हैं, काम आ जाएगा। अब VFA वही होता है। VFA क्या होता है? एग्रीमेंट होता है कंट्री के अंदर और फॉरेन नेशन के अंदर कि अपने मिलिट्री फोर्सेस को विजिट कराते हैं उस कंट्री में। VFA स्पेल आउट द रूल बताता है, गाइडलाइंस होते हैं, इसमें लीगल स्टेटस होता है यूएस मिलिट्री का जब भी ऑपरेट करती है फिलीपींस के अंदर। VFA जो था वो 1951 की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी। ठीक है, और एज वेल एज 2014 का जो एनहेंस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट है कि इनेबल करता है यूएस मिलिट्री को कोई कंडक्ट करती है जॉइंट एक्सरसाइज और ऑपरेशंस फिलीपींस के अंदर। फिलीपीन के सेनेट ने इसको रेटिफाई किया था 1999 में। देखो रेटिफाई करना और साइन करना में डिफरेंस होता है। साइन करने का मतलब होता है कि यू आर नॉन, यू आर इन्फॉर्मेंट। ठीक है, लेकिन जब रेटिफाई कर देते हो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो आपको अब वो लीगली बाइंडिंग हो जाते हैं, अब आपको वो मानने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं रेटिफाई करना। अब इसके इम्प्लीकेशंस यूएस के ऊपर क्या होंगे? देखो अगर हम VFA को टर्मिनेट करते हैं ना तो यूएस की मिलिट्री होगी ना, वो अपने लीगल और ऑपरेशन जो स्टैंडिंग है ना उनकी वहाँ पर, उन सबको छोड़ के चली जाएगी। इससे क्या होगा कि एक उनकी जो अलायंस है, जो उनकी आपस में जो मेल है उनका, उसमें भी दिक्कत आएगी। पर विदा VFA के बिना जो यूएस की मिलिट्री होगी ना, वो कोई भी डिफेंस एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाएगी वहाँ पर। और इसका इम्प्लीकेशन फिलीपीन पे क्या होगा? यूएस अलायंस और जो VFA है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिलीपीन की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सीधी सी अगर बात करते हैं तो ये साउथ चाइना सी का जो इशू है ना, उसमें फिलीपीन को भी अपने नीड है कि उनको भी कुछ एरिया मिलना चाहिए। और चाइना की तो है ही, चाइना तो बड़ा कंट्री भी है, पावरफुल भी है, इकोनॉमिकली पावरफुल है, मिलिट्री पावरफुल है, तो असर्टिवनेस दिखाता रहता है। तो चाइना के वहाँ पर यूएस की मिलिट्री का प्रेजेंट होना कहीं ना कहीं, सॉरी, फिलीपींस के टेरिटरी के ऊपर यूएस की फोर्सेस का होना चाइना के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, लेकिन यूएस के लिए फ़ायदेमंद है और फिलीपींस के लिए भी फ़ायदेमंद है। उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, हैवी वेट मिलता है अपनी साइड में कि यूएस हमको सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो उसका इम्प्लीकेशन यही होगा कि उनको लगता है कि भाई चाइना की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है ना वहाँ पर, वो काउंटर अटैक कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाती है चाइनीज़ थ्रेट के अगेंस्ट इसकी फिलीपींस में। ठीक है, आज की हमारी लास्ट न्यूज़ जो है इसके अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लॉन्चेस क्यूअर इंक्लूजन पॉलिसी। क्यूअर क्या होता है? देखो LGBT के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। L का मतलब लेस्बियन, G मतलब गे, B मतलब बाइसेक्सुअल, T मतलब ट्रांसजेंडर, और क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है क्यूअर। क्यूअर वर्ड को कभी कभी क्वेश्चन वर्ड से भी रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि क्यूअर वो होते हैं जिनको अपने सेक्सुअलिटी के बारे में पता ही नहीं होता है, लाइक दे आर कन्फ्यूज, दे आर लेस्बियन, दे आर गे, दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर वट दे आर, जो भी उनको होते हैं वो बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूअर कैटेगरी होती है, वो उसी के अंदर आती है। अभी क्या किया है ना, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड MLL जो है, इन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई है कि भैया ये जो क्यूअर वगैरह जो होते हैं ना, क्यूअर हो गए, LGBT वगैरह हो गए, इन सब की इंश्योरेंस पॉलिसी, इन सबको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कुछ नए चेंजेस किए हैं। ठीक है, टू फोस्टर द इंक्लूजन, फोस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना, एनहेंस करना, इंक्लूजन मतलब उन लोगों को ऐड करने के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, और ये जो बेनिफिट्स होंगे ये सेम सेक्स पार्टनर्स को भी जाएंगे और क्यूअर पीपल को भी जाएंगे। की प्रोविजंस क्या है इसके अंदर? उनको अडॉप्शन में लीव मिलेगी क्यूअर वर्कर्स को भी। क्यूअर वर्कर मैंने आपको समझा दिया। अडॉप्शन लीव मतलब, देखो क्यूअर वर्कर जो होते हैं वो लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो क्या करते हैं, वो लोग अडॉप्ट करते हैं मोस्टली केसेस के अंदर, या फिर वो नहीं करते हैं। तो जो लोग अडॉप्ट करेंगे उनको अडॉप्शन के बाद लीव मिलेगी। ठीक है, 12 वीक की अडॉप्शन लीव मिलेगी सेम सेक्स पार्टनर्स को।
बेनिफिट्स जो होंगे वो होंगे एडिकल, एक तो एग्जिस्टिंग जो मेडिकल इंश्योरेंस है ना उसको एक्सटेंड करेंगे सेम सेक्स पार्टनर्स के ऊपर भी। जब अपने पार्टनर की डिटेल वो लोग शेयर करेंगे तो उस पार्टनर को भी वो मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। कंपनी की जो डेफिनेशन है ना कंपैशनेट लीव की, विच कैन बी अवेल्ड फॉर 4 days बाय एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर, ये सेम जो उनको फैसिलिटी है ये उनको भी एक्सटेंड की जाएगी उनके सेम सेक्स पार्टनर्स को भी। टू मेक द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, इन लोगों के लिए काउंसलिंग सर्विसेज भी ऐड की जाएगी और उनके 3 इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को जिसके अंदर उनके पार्टनर भी एडेड होंगे। इनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बहुत सारे प्रोसेस के अंदर, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, रीलोकेशन हो गया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रमोशन हो गया। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो बाकी लोगों को मिलती है वो इन लोगों को मिलेगी। कोई भी इंसिडेंट होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का उसको रिपोर्ट करेंगे क्यूयर एम्प्लॉयज़, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी। कंपनी ये भी देखेगी कि इन जो जेंडर डाइवर्सिटी का जो गैप है, ठीक है ना, उसको कैसे रिड्यूस करना है। इसके लिए वुमेन को ज़्यादा हायर करेंगे, ठीक है, वो एम करेंगे कि मोर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन सबको भी ज़्यादा हायर किया जाए। तो महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप लिया है इक्वलिटी और यूनिटी को प्रमोट करने के लिए कंट्री के अंदर। आई जस्ट होप कि इस तरह के स्टेप्स, आप लोग यूपीएससी वाले हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ स्टेप्स कौन सी कंपनीज ले रही हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड में क्या है, तो आप अपने फ्यूचर के अंदर ऐसे कुछ स्टेप्स ले पाओगे जब भी आप ऑफिस वगैरह में रहोगे। सो यू ऑल नीड टू नो दिस। इनसाइट की मंथली कंपैरिजन चल रही है, डेली न्यूज़ भी चल रही है, विजन की भी बस लास्ट इकोनॉमी वाला टॉपिक है वो भी हो जाएगा अभी अपलोड। और अब करंट अफेयर्स की जो मैं वीडियो की बात कर रहा था वो बहुत जल्दी आने वाली है, पॉसिबली अब आ ही जाएगी वो, उसको ज़रूर देखना और उस पर कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा वो आप लोगों को। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।